हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 9 का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था इफ़, एफ एल्स, नेस्टेड एफ एल्स एंड एफ एल्स लैडर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एफ एल्स की मदद से हम दो ऑप्शंस लेते हैं कि हमें पहला ऑप्शन एग्जीक्यूट करना है या दूसरा ऑप्शन एग्जीक्यूट करना है, लेकिन कई बार हमें दो से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और इफ़ एल्स की मदद से किसी एक को हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हमें एफ एल्स की नेस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन यदि ऑप्शंस और काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमें नेस्टिंग करना रीडेबिलिटी के हिसाब से उतना ठीक नहीं लगता है। तो सी लैंग्वेज हमको एक और ऑप्शंस देता है, उसे हम लोग कहते हैं स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो या उसी को हम कह सकते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं कि स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहते किसको हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, स्विच केस इंस्ट्रक्शंस is the control statement which allows us to make decision from the number of choice is called switch or switch case statement। means वह कंट्रोल स्टेटमेंट जो हमें विकल्पों की संख्या से निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करता है, उसे हम स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ अ मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट। इट टेस्ट द गिवन वेरिएबल और एक्सप्रेशंस अगेन अ लिस्ट ऑफ केस वैल्यू। मीन्स ये कई तरीके का डिसीजन स्टेटमेंट होता है। मीन्स मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है। यह दिए गए एक्सप्रेशंस को केस वैल्यू की सूची के आधार पर टेस्ट करता है कि आपका एक्सप्रेशंस कैसा है और उसके आधार पर यह इसको टेस्ट करता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अब इसके सिंटैक्स को देखते हैं कि स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स कैसा होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा सिंटैक्स है और इस सिंटैक्स में हम लोग 4 कीवर्ड को देख रहे हैं। यहाँ पर हम आप ध्यान से देखिए, तो इसमें हम 4 कीवर्ड को देख रहे हैं। एक है हमारा कौन सा, स्विच। एक कीवर्ड हमारा ये पहला है स्विच। ठीक है, ये पहला कीवर्ड है हमारा स्विच। दूसरा है हमारा केस और तीसरा है हमारा ब्रेक और चौथा कीवर्ड है हमारा डिफ़ॉल्ट। ये 4 कीवर्ड्स हम अपने स्विच में देख रहे हैं। तो स्विच कीवर्ड्स के बाद अब आप लोग देखिए, इस स्विच कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर एक एक्सप्रेशंस लिखा गया है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशंस लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशंस लिखा है उसका इवैल्यूएशन ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। बल्कि अब यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये हम लोग देखते चले आए हैं। लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो हमको यहाँ पर ये देखना नहीं है ये हमारा ये ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन अभी तक हम लोग ट्रू फॉल्स को देखते हुए आए हैं। ठीक है। अब हमें एक्सप्रेशन का सिंपली क्या निकालना है, इसका रिजल्ट निकालना है कि इसके अंदर, इस एक्सप्रेशंस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा।
और एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर होकर वो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी और जो हमारा एज अ रिजल्ट वर्क करेगा और वही हमारा रिजल्ट होगा। मीन्स इस स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस लिखा गया है उसको हम ट्रू एंड फॉल्स की तरह इवेलुएट नहीं करेंगे, उसको हम नहीं देखेंगे ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, बल्कि इस एक्सप्रेशंस का हमारा रिजल्ट क्या होगा इसको हम इवेलुएट करेंगे और उस रिजल्ट जो आएगा वही हमारा इसका कांस्टेंट होगा। और स्विच के बॉडी के अंदर हमने कई सारे केस स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और एक केस कीवर्ड के बाद हमने स्पेस देकर कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेस देकर हमने क्या लिखा हुआ, हमने कांस्टेंट लिखा हुआ है। अलग अलग ये हमारे कांस्टेंट होंगे। फिर केस कांस्टेंट के बाद हमने कॉलन लगाया है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमने कॉलन लगाया हुआ है और कुछ इसके बाद कोड लिखा हुआ है या कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए ब्रेक कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम एग्जाम्पल्स इसका देखेंगे तो इसके इम्पोर्टेंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा केस कांस्टेंट लिखा, इसका वेरिएबल लिखा, इसके स्टेटमेंट्स को लिखा, ये हमारा क्या काम करेगा। उसी तरह से हमने तीसरा केस कांस्टेंट लिखा ये, ठीक है, और फिर इसका कोड लिखा, इसका स्टेटमेंट लिखा, इसका ब्रेक लिखा। इसी तरह से चौथा केस कांस्टेंट लिखा, फिर इसके कोड को लिखा, ब्रेक लिखा और लास्ट में हमने डिफ़ॉल्ट को लिखा। ठीक है, अब देखिए कि इसका मतलब क्या होता है, इस केस कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इस कोड का क्या मतलब होता है, कॉलन का क्या मतलब होता है, या हम ब्रेक का क्यों यूज करते हैं। तो हम अब देखिए, हम कंट्रोल को बोल रहे हैं कि स्विच कर जाइए। हम कंट्रोल को क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आप स्विच कर जाइए। ये यहाँ पे कंट्रोल एस कैपिटल एस हो गया है, इसको हमें स्मॉल एस में ही लिखना है। यहाँ हम कंट्रोल को बोल रहे हैं कि आप स्विच कर जाइए। ठीक है, यानी जंप कर जाओ। ठीक है, स्विच से कंट्रोल मूव होने वाला है तो कहा जाएगा कि स्विच की बॉडी के अंदर मीन्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर और कर्ली ब्रेसेस के बीच में, मीन्स यहाँ से लेकर इसके अंदर और ये यहाँ से इसके पहले, ठीक है, इसके अंदर के बीच में, मतलब दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में स्विच की बॉडी के अंदर उस केस के पास जिसके आगे लिखा कांस्टेंट वही है जो इस एक्सप्रेशंस का रिजल्ट है। मीन्स इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि अब हम अपने कंट्रोल को कह रहे हैं कि आप स्विच कर जाओ, आप यहाँ से जंप कर जाओ। और कहाँ पर जंप कर जाओ, मीन्स इस कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में ये जो केस कांस्टेंट लिखा हुआ है, मीन्स कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, ये सब क्या है, ये सब हमारे केस कांस्टेंट हैं। आप वहाँ पर जंप कर जाओ जो ये कांस्टेंट का नंबर है, जिस कांस्टेंट का नंबर इस एक्सप्रेशंस के रिजल्ट के बराबर हो, उस केस कांस्टेंट के पास आप क्या करके जंप करके जाओ और वहाँ पर पहुँच जाओ। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशंस का क्या रिजल्ट आ रहा है। मान लीजिए कि जैसे इस एक्सप्रेशंस का रिजल्ट आ रहा है 5, तो अब मान लीजिए कि पहला केस कांस्टेंट लिखा है 1। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा पहला कांस्टेंट, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पहला कांस्टेंट हमारा केस कांस्टेंट लिखा है 1, फिर दूसरा लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे पहला कांस्टेंट लिखा है 1, फिर दूसरा लिखा है 2, फिर तीसरा लिखा है हमारा 3 और फिर चौथा लिखा है हमारा 4।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे 4 केस कांस्टेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। तो और रिजल्ट उस एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट है वो 5 है। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारा 5 है और हमने अपने इस प्रोग्राम में 4 केस कांस्टेंट लिखे हुए हैं, 5वां केस कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये मैचिंग नहीं होगा, इसमें से ये जो है मैच नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती 4, ठीक है, तो पहला केस कांस्टेंट, दूसरा केस कांस्टेंट, तीसरा केस कांस्टेंट और ये आ गया हमारा चौथा केस कांस्टेंट। तो अब ये क्या होगा कि अब ये कांस्टेंट सीधा जंप करके कहाँ चला आएगा, इसके पास। मीन्स कि अब हम यहाँ कह सकते हैं कि केस कांस्टेंट 4 ये हमारा मैचिंग है। तो स्विच के पास से कंट्रोल सीधे मूव करके उस केस के पास आ जाएगा जिसका कांस्टेंट स्विच के एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच कर रहा होगा। अब वह कोड चलेगा जो इस केस के अंदर है। मीन्स अब ये हम यहाँ देख रहे हैं इसका वैल्यू आ गया 4। तो अब हमारा कंट्रोल अभी यहाँ पर है और स्विच ने इसको आदेश दिया कि अब आप यहाँ से जंप करके उस कंट्रोल को बोल दिया कि आप इसके पास आ जाओ और इसके पास इस केस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये कोड हमारा सिंगल लाइन का भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी इस स्विच को एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ऐसा भी आ जाता है, ये जो हमारा एक्सप्रेशंस है ऐसा भी आ जाता है कि जो किसी केस के आगे लिखे कांस्टेंट के साथ मैच नहीं करता। अब मान लीजिए अभी इसके पहले जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि रिजल्ट हमारा आ गया था 5, तो अब मान लीजिए ये रिजल्ट हमारा आ गया 5। तो अब आप देखिए इसमें केस कितने हैं, 1 2 3 4। मीन्स एक्सप्रेशन का रिजल्ट केस कांस्टेंट के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में कंट्रोल डिफ़ॉल्ट के पास आ जाएगा। जब उसको इस एक्सप्रेशंस के रिजल्ट के आधार पर केस कांस्टेंट नहीं मिलेगा, वो सीधा डिफ़ॉल्ट के पास आ जाएगा, ठीक है। तो जब किसी भी केस का कांस्टेंट स्विच एक्सप्रेशंस के रिजल्ट से मैच नहीं करता है, तो अगर ऐसा होता है तो डिफ़ॉल्ट का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ पर ये हमारा कोई कोड उसके रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा, तो इस डिफ़ॉल्ट में जो कुछ भी आप लोगों ने लिखा हुआ है या हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये सब होने के बाद कंट्रोल स्विच की बॉडी के अंदर फिर से आ जाएगा, ठीक है। स्विच की बॉडी के अंदर से ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा वो उससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सिंपल सा सिंटैक्स है स्विच केस को यूज करने का। लेकिन इसमें अभी हमने आपको बताया था कि हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा एक हम और दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से इसके कोडिंग को, इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस एक्सप्रेशंस को देखते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए कि केस, कांस्टेंट और कोड, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लेन किए हमने। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हर एक केस का कांस्टेंट यूनिक होना ज़रूरी है। माने 2 केस के आगे लिखा कांस्टेंट सेम नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर ये हमारा लिखा हुआ है कांस्टेंट 1, ठीक है,
और इसकी जगह लिखा हुआ है कांस्टेंट 2, तो इसकी जगह पे फिर हम कांस्टेंट 1 नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा यूनिक होना चाहिए। और दूसरा रूल्स क्या है इसके, केस के कांस्टेंट की वैल्यू या तो इंटीजर हो सकता है, मीन्स कि जो हमने ये केस का कांस्टेंट लिया हुआ है, ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू या तो हमारा क्या हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, या तो हमारा वो कैरेक्टर हो सकता है। यही दो चीज़ हो सकता है, इसके अलावा उसकी वैल्यू हमारी रियल कांस्टेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। पर ये हमारा, अगर हम चाहें, जैसे एग्जांपल हम ले लें कि यहाँ पर हम लिख दें 1, ठीक है, तो ये हो सकता है। हम लिख सकते हैं ए भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते 3.5, क्योंकि ये हमारा 1 इंटीजर कांस्टेंट है, ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है, और ये हमारा रियल पॉइंट कांस्टेंट है, मीन्स कि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। यानी ये जो हमारा दशमलव वाले नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स हमारे इंटीजर कांस्टेंट नहीं हो सकते। आप ऐसा किसी केस में नहीं लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख दें कि केस 1.1, ठीक है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। या हम लिख दें केस 1.2, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा लिखना टोटली क्या है, ये लिखना हमारा टोटली गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने केस के कांस्टेंट को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अब हम स्विच के एक्सप्रेशंस का रिजल्ट, अच्छा, इसको हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्विच के एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, या तो इंटीजर होगा और या हमारा कैरेक्टर होगा, इसके अलावा वो हमारा दूसरा रिजल्ट उसका नहीं आएगा। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी या तो 10, 20, 5, या तो अल्फ़ाबेट्स में आएगा 1, 2, 3, 4 अल्फ़ाबेट्स में आएगा ABCD। इस तरह से हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर आएगा। अब इसका तीसरा नियम क्या है, मान लीजिए एक्सप्रेशंस का रिजल्ट दूसरे वाले केस के कांस्टेंट से मैच कर रहा है, तो ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशंस है वो उसका रिजल्ट यहाँ पर जो आया वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल दूसरे केस के पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा केस 2, यहाँ पर लिखा केस 1, यहाँ पर लिखा केस 2, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा कंट्रोल जो है, जो उसको स्विच बोलेगा, आप यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4, ये हमारा केस कांस्टेंट है। अब ये हमारा स्विच इसको बोलेगा कि आप सीधे जंप कर जाओ किसके पास, केस 2 के पास, मीन्स दूसरे केस के पास आप पहुंच जाओ, तो हमारा कंट्रोल उसके पास आ जाएगा और इसका कोड एग्जीक्यूट कर देगा। मीन्स यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखे होंगे इस कोड की जगह पर, ये यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मान लीजिए इसके अंदर हमने लिख दिया क्या, इस कोड के पास हमने लिख दिया printf I am in केस 2, ठीक है। अब मान लीजिए इसके पास हमने इसको लिख दिया और एक्सप्रेशंस हमारा है 2, तो वो इसको सीधा एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी सी प्रोग्रामिंग का कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप मतलब सीक्वेंसली चलता है, इसके बाद हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली अगले केस के पास आ जाएगा। यानी जो उसके बाद केस लिखा हुआ है वो उसके पास पहुंच जाएगा और बिना उस कांस्टेंट की वैल्यू चेक किए
उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एक्सप्रेशंस की वैल्यू, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर 2 आई, और सीधा ये यहाँ से कंट्रोल को यहाँ पर भेज दिया और वो क्या किया कि इसको एग्जीक्यूट करा दिया। इसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब हम लोग जानते हैं कि इसके सीक्वेंसली हमारा कोड चलता है, बिना इस कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पे 3 है, बिना इसको चेक किए इस कोड को वो एग्जीक्यूट करा देगा। और मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या, यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर printf I am in case 3, ठीक है। और तो क्या करेगा, अब इसके बाद ये इसको यहाँ पर प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद इसके बाद हमारा कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, केस कांस्टेंट 4, वो हमारा कंट्रोल यहाँ पर पहुँचेगा और बिना इसकी वैल्यू को चेक किए हुए भी इसके बाद यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है वो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देगा। मीन्स यहाँ पर वो प्रिंट करा देगा आई एम इन केस 4, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर देखिए कि उसके चलने के बाद, हर एक केस का के कोड के चलने के बाद जो हमारा अगला केस होता है उसी को वो प्रिंट करा देता। और लास्ट में ये सीधा आप देखिए तो इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इसके बाद ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अब इस डिफ़ॉल्ट में भी जो भी कोडिंग आपने किया होगा उसको भी ये यहाँ पर प्रिंट करा देगा। तो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू को भी ये यहाँ पर प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब और कौन सा कोड चलना चाहिए, पहला वाला यहाँ पर आप देखिए कि दूसरे से लेकर डिफ़ॉल्ट तक इसने जो है एग्जीक्यूट करा दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने पहले वाले को जो है एग्जीक्यूट नहीं कराया, ठीक है। पहले कोड को एग्जीक्यूट नहीं कराया, लेकिन उसके बाद 2 के बाद जितने भी कोड कॉन्स्टेंट्स आए, केस कॉन्स्टेंट्स आए, उसके कोड को उसने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब पहला वाला क्यों नहीं चलाया ये, क्योंकि एक्सप्रेशंस का रिजल्ट दूसरे केस के कांस्टेंट के साथ मैच कर रहा है। जब एक्सप्रेशंस का रिजल्ट इसके साथ मैच कर रहा है तो उसने, जैसा कि अभी हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा कि ये इसको जंप करा देता है, और जंप कराने में ये इस केस को क्या हो गया, ये इस केस को वो जंप कर गया, मतलब कूद गया, और उसने देखा ही नहीं कि यहाँ पर केस कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है, इसलिए वह इसको जो है रन नहीं कराया। मीन्स हम इसको सीधी सीधी लाइन में कह सकते हैं कि चूँकि एक्सप्रेशंस का रिजल्ट दूसरे कोड से, केस कोड से मैच कर रहा था, इसलिए वो दूसरे केस कोड पर आ गया और उसके बाद नीचे के सारे कोड को वो एग्जीक्यूट करा दिया। शायद अक्सर हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि किसी एक ही केस का कोड चले। तो ऐसा करने के लिए कि हमारा किसी एक ही केस का कोड चले, ऐसा करने के लिए हर एक केस में जितने भी लाइन का हम कोड लिख रहे हैं उसके आखिरी लाइन में, ठीक है, उसके आखिरी लाइन के रूप में हम लिखेंगे एक कीवर्ड, और उस कीवर्ड का नाम है क्या, उस कीवर्ड का नाम है ब्रेक, ठीक है। हम एक कीवर्ड लिखेंगे जिसका नाम है ब्रेक, ठीक। तो हमारे कंट्रोल को स्विच की बॉडी से ये क्या करेगा, ये हमारे कंट्रोल को स्विच की बॉडी से बाहर भेज देगा। इसका मतलब
हमें हर केस में ब्रेक कीवर्ड लिख देना है। तो आप देखिए यहाँ पर केस मान लीजिए कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। उसके बाद हमारा कोड मीन्स कांस्टेंट 1 का कोड, 2 का कोड, 3 का कोड और 4 का कोड। और आप देखिए हर कोड के बाद एक कीवर्ड लिखा गया है, ये कीवर्ड है हमारा ब्रेक, जो क्या करेगा कि किसी कांस्टेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको सीधा उस कंट्रोल को स्विच से बाहर भेज देगा। ठीक है, तो इससे ये हमारा क्लियर हो गया कि अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं तो इससे वही कोड चलेगा जिसका केस कांस्टेंट स्विच के एक्सप्रेशंस के रिजल्ट से मैच करेगा, बाकी केसेस हमारे नहीं चलेंगे। अब हम इसके अगले नियम को देख लेते हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि केस के कांस्टेंट एक सीक्वेंस में हों। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर केस कांस्टेंट पहला हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो, ये चौथा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा सीक्वेंसली हो। ठीक है, ये ऐसा हम कोई कंपल्सन नहीं है, तो इसे हम रैंडम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि हमारा ये पहला केस कांस्टेंट हमारा 14 हो, ठीक है, ये हमारा 22 हो, ये हमारा -6 हो और ये हमारा 95 हो। ठीक है, तो हम केस कांस्टेंट को रैंडमली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट के आधार पर वो हमारा कंट्रोल केस कांस्टेंट में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम जो है अलग अलग कर सकते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है ये वाला, ये हमारा सबसे बाद में ही लिखें। ये बीच में भी या सबसे पहले भी हम लिख सकते हैं। पर याद रखिए, अगर आप इसे बीच में या शुरू में लिख रहे हैं तो उसके साथ इस डिफ़ॉल्ट कोड के साथ हम ब्रेक का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसको पहले या बीच में लिख रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो एक्सप्रेशंस का रिजल्ट आया वो किसी केस कांस्टेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो सीधा कंट्रोल हमारा डिफ़ॉल्ट को ढूंढेगा, डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करा देगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट को बीच में यूज़ किया है तो उस डिफ़ॉल्ट के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखा हुआ है वो सबको एग्जीक्यूट करा देगा, क्योंकि ब्रेक आपने नहीं लगाया है। हाँ, अगर लास्ट में आपने डिफ़ॉल्ट कोड को यूज़ किया है तो वहाँ पे ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीच में और पहले आपने लिखा है तो ब्रेक कीवर्ड आप ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा एक नियम ये भी है कि हर एक केस के बाद आप कांस्टेंट ही लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशंस या वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। हाँ, स्विच के पैरेंथेसिस में जो आपने एक्सप्रेशंस लिखा है उसमें आप सीधे वेरिएबल या कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और एक्सप्रेशंस के नियम को हम लोग देखे हैं। लेकिन इस कांस्टेंट में अगर हम कहें कि हम लिख दें x + y, तो ये हम ऐसा एक्सप्रेशन केस कांस्टेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम इस केस कांस्टेंट में 3.4 का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, स्विच केस का प्रोग्राम हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत सारे कोड हैं और उसमें से हमें
किसी एक कोड को एग्जीक्यूट कराना है। तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम लोग अब सी एडिटर पर एक प्रोग्राम देखते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग सी एडिटर पर देखते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं और मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a इक्वल 2 मीन्स a असाइन 2। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, CLR या CR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे एक स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। और इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लिख रहे हैं a+2, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे केस बनाएंगे, केस 1 कॉलन printf और डबल कोट्स के अंदर केस 1। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू इज %d फिर a, ठीक है। और अब इसी तरह से हम अपने कई केसेस को बना लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 4 केस बना रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया केस 3, यहाँ पर लिख दिया केस 2, यहाँ पर लिख दिया केस 4 और यहाँ पर लिख दिया केस 2, यहाँ पर लिख दिया केस 3 और यहाँ पर लिख दिया केस 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 केस बनाया और उसके बाद हमने एक लिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हमने लिख दिया printf और यहाँ पर लिख दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज %d, ठीक है। और a, अब इसको हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने लिखा get ch और ये, और फिर हमने मेन को क्लोज करा दिया। इस तरह से हमने एक सिंपल सा केस का प्रोग्राम बनाया। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखिए ये क्या आता है, ये आ रहा है केस वैल्यू इज 2, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 2। तो बच्चों अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2। अब ये 2 लेकर आएगा स्विच के अंदर, स्विच के अंदर आया तो इसने क्या किया, यहाँ पर a में मीन्स कि a की जो वैल्यू है वो 2 है और 2 में उसने 2 और ऐड कर दिया। फिर ये क्या कर दिया, a की वैल्यू 2 है और जहाँ पर वह 2 को और ऐड कर दिया और इससे आफ्टर द एडिशन ऑफ 2 द एक्सप्रेशन रिजल्ट विल बी 4। यहाँ पर जब हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो उस एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और इस प्रोग्राम में कंट्रोल हमारा चौथे केस कांस्टेंट पर आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए सीधे चौथे केस कांस्टेंट पर हमारा ये कंट्रोल आ गया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, चौथे केस कांस्टेंट को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर चौथे केस कांस्टेंट को प्रिंट किया हम लोगों ने अभी देखा। और उसके बाद आप देखिए ये कंट्रोल सीधा यहाँ से आगे बढ़ेगा और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सिक्वेंसली चलता है और आगे बढ़ने के बाद इसको डिफ़ॉल्ट मिला और इसके साथ साथ इसने डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट करा दिया। तो देखिए ये हमारा आ रहा है केस 4 वैल्यू इज़ 2, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2। अब ये वैल्यू 2 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ a की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और जबकि a की वैल्यू यहाँ पर है 2।
अब मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया ए, या उसको करने से अच्छा है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जब हम इस एक्सप्रेशंस को रन कराएंगे, आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4, और कंट्रोल, ये स्विच हमारा सीधा कंट्रोल को बोलेगा कि आप किस केस पे जाओ, केस कांस्टेंट 4 पर जाओ, और वो कंट्रोल बेचारा इस यहाँ पर केस कांस्टेंट 4 को पाएगा ही नहीं, तो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, डिफ़ॉल्ट के पास पहुँचेगा, और डिफ़ॉल्ट के बाद जो कोडिंग लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो अब आप देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2। तो इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि स्विच के एक्सप्रेशंस के अंदर उस केस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमने स्विच के पैरेंथेसिस में केवल वेरिएबल लिखते हैं तो क्या होता है, मीन्स अगर इसके अंदर हमारा ये वेरिएबल ही लिखा होता तो क्या होता। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम इसके अंदर एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब इस स्विच के अंदर क्या आएगा, 2 आएगा, और ये स्विच इसको बोलेगा कि आप केस 2 पर जंप कर जाओ, और ये केस 2 पर आएगा, केस 2 की वैल्यू प्रिंट कराएगा। उसके बाद आगे चूँकि हमने यहाँ पर एक ब्रेक नाम का कीवर्ड नहीं यूज़ किया हुआ है, इसलिए तीसरे केस में आएगा, इसको प्रिंट कराएगा, फिर डिफ़ॉल्ट केस में आएगा और इसको प्रिंट करा देगा। तो देखिए केस 2 वैल्यू इज़ 2, केस 3 वैल्यू इज़ 2, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब ये ऐसा हुआ क्यों। स्टूडेंट्स आप देखिए केस 2 के बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई कीवर्ड्स नहीं लिखा हुआ है जो हमारे कंट्रोल को सीधा स्विच से बाहर निकाल दे। ये हमारे कंट्रोल को सीधा क्या कर दे, स्विच से बाहर निकाल दे। ठीक है, तो इसलिए केस 2 के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स थे हमारे कंपाइलर ने हमारे कंट्रोलर सबको एग्जीक्यूट करा दिया। तो स्टूडेंट्स इस स्थिति को दूर करने के लिए, मीन्स इस स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था कि वी कैन यूज ब्रेक कीवर्ड और ब्रेक स्टेटमेंट टू ब्रेक द फ्लो ऑफ कंट्रोल आफ्टर एवरी केस ब्लॉक। मीन्स कि हम लोगों ने देखा कि हम एक ब्रेक कीवर्ड्स का यूज़ हर एक केस ब्लॉक की कोडिंग के बाद यूज़ करेंगे जो इस सिचुएशंस को, इस समस्या को वो रिजॉल्व कर देगा। मीन्स हम प्रत्येक केस कांस्टेंट के बाद कंट्रोल के फ्लो को रोकने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसको करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ब्रेक। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ भी लिख दिया ब्रेक। हमने कहा था कि चाहे एक लाइन का कोड हो और चाहे मल्टीपल लाइन का कोड हो, हम लोग ब्रेक कीवर्ड को हर केस की कोडिंग के लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ब्रेक को यूज़ कर लिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं तो आप देखिए केस वैल्यू 2 ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इस कांस्टेंट का हमारा जो एक्सप्रेशंस आ रहा है, जो इसका एक्सप्रेशंस का रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है। अगर इसमें हम यहाँ कर दें +1, तो अब इसको अगर हम रन कराएंगे क्या करेगा, केस 3 वैल्यू इज़ 2। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इसके बाद हम ब्रेक को हटा देते हैं, एक केस में हम ब्रेक लगाना भूल गए, फिर क्या होगा, फिर आप देखिए कि ये एक्सप्रेशंस हमारा, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम सीधे वेरिएबल को लिख रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पर कंपाइल कराएंगे तो आप देखिए केस 2 और केस 3 को ये प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि केस 2 के बाद वो ब्रेक को पाया नहीं, स्विच कंट्रोल से बाहर निकला नहीं, और केस 3 के बाद वो ब्रेक पा गया, इसलिए वहाँ से वो बाहर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम
सीधे किसी कांस्टेंट को लिखें, मीन्स 3 को लिख दें और इसको रन कराएं तो हमारा केस कांस्टेंट, हमारा कंट्रोल सीधा केस 3 पर पहुंचेगा और उसको ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये प्रिंट हो गया केस वैल्यू इज ट्रू। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने इंटर कर दिया 6, तो क्या करेगा, यहाँ देखिए कोई छठा केस है ही नहीं, तो सीधा ये हमारा कंपाइलर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में जाएगा और डिफ़ॉल्ट केस को प्रिंट करेगा। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने अभी सिंटैक्स में पढ़ा कि हमारा एक नियम है कि केस के उनको कोई ज़रूरी नहीं कि हम सीक्वेंसली यूज़ करें। यहाँ पे हमने कर दिया 61, यहाँ पे हमने कर दिया 2 और यहाँ पे कर दिया हमने 32। और इस एक्सप्रेशंस के अंदर हमने क्या किया कि हमने लिखा a प्लस और हमने लिख दिया क्या 59, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस 31, ठीक है। तो 59 इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि पहला केस वही आपको मिल जाता, तो आप लोग सोचते कि पहले केस पे ये पहले जाता है। अब इसको हम अगर कंपाइल कराएं तो हम लोग यहाँ पर देखें कि केस 3 वैल्यू इज़ यहाँ पर 2 प्रिंट कर रहा है। केस 33 यहाँ पर ये हमने लिख दिया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि केस 33 वैल्यू इज़ 2 यहाँ पर प्रिंट करा रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केस के कितने रूल्स हमारे यहाँ पर होते हैं। अब एक चीज़ हम और यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया CHAR और यहाँ पर हमने लिखा CH और इसके अंदर हमने एक कैरेक्टर स्टोर कर लिया जिसका नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ इस स्विच के अंदर हमने क्या लिखा, हमने लिखा CH। तो अब देखिए ये स्विच के अंदर हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट आएगा B और केस में कहीं भी कैरेक्टर केस हमारा नहीं है, इसलिए अगर हम इसको रन कराएंगे तो सीधा ये हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ रही हैं क्योंकि हमने वहाँ पर कैरेक्टर ले लिया है, तो यहाँ %C होगा और यहाँ पर हम CH को प्रिंट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारा थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि हर स्टेटमेंट में हम CH को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर वो इधर आ रही थी। तो अभी आप देखिएगा ये क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, सीधा कैरेक्टर कांस्टेंट को केस कांस्टेंट में कैरेक्टर को ढूंढने लगेगा और वो कैरेक्टर को पाएगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आ गया वैल्यू इज BH, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रिंट हुआ। अब अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू CH और यह, अब यहाँ पर अगर हम लिख दें इसके अंदर क्या केस, क्या लिख दें केस B, ठीक है। और उसके बाद इसके पास हमने लिख दिया केस B, हमने यहाँ पर लिख दिया केस B और यहाँ पर लिख दिया हमने केस, चलिए C, ठीक है। अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो क्या आया, केस 2 वैल्यू इज B, केस 3 वैल्यू इज B। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से हम केस कांस्टेंट का भी यूज़ अपने प्रोग्राम में, कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज़ अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि स्क्रीन पर एक मेनू दिखाई दे, यूजर उसमें से अपनी चॉइस सेलेक्ट करे, जैसे हम एक प्रोग्राम और उस चॉइस के आधार पर हमारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं
जिसमें मीनू के रूप में 3 ऑप्शंस दिखे। पहला ऑप्शन एडिशन एनी ऑफ 2 नंबर्स या 2 नंबर्स का जोड़ना। दूसरा हमारा दिखे वो चेक करना चाहता है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तीसरा हमारा क्या करे कि वो किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर दे। और चौथा हमारा क्या करे कि वो प्रोग्राम से बाहर आ जाए। तो इन चारों में से यूज़र क्या करना चाहता है अपनी चॉइस सेलेक्ट करे और उसके अकॉर्डिंग वो हमारे प्रोग्राम को और हमारा प्रोग्राम चले। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम किस तरह से बनाएंगे और इसमें स्विच केस का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम मेन के अंदर वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर। उस वेरिएबल में हम लिख देंगे इंटीजर चॉइस, ठीक है। और ये हमने एक वेरिएबल बनाया और भी अभी हमारे सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम मेनू ड्राइव प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी लेटर ऑन उसको हम इसमें अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो चॉइस नाम का वेरिएबल है इसे हमने यूज़र की चॉइस के लिए लिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे CLR या CR, ठीक है। और CLR या CR के बाद हम स्क्रीन को इसको क्लियर करने के लिए अब इसके बाद हम एक मेनू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अब मेनू के लिए हम यहाँ पर लिखें हम प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा क्या, प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा /n और उसके बाद लिखा select 1 फॉर एडिशन, ठीक है। और उसके बाद हम इसी तरह से अपने 4 मेनूज को बनाएंगे। इस तरह से हम 4 मेनू को यहाँ पर बनाएंगे और इस तरह से हम 4 मेनू को बनाएंगे और वो हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है फॉर और इवन, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। और उसके बाद यहाँ पर एग्जिट। और ये हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, ये हमारा तीसरा ऑप्शन होगा और ये हमारा चौथा ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हमने चार मेनूज बनाया और वो चारों मेनूज हमारे स्क्रीन पर ये दिख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चॉइस यूजर से लेने के लिए उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखें। अब देखिए हमने इस प्रोग्राम को बना लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर हमने लिखा एक प्रिंटफ को जो क्या करेगा, यूजर से चॉइस लेगा, उस चॉइस को स्कैनएफ के माध्यम से इंटर किया तो और उस के आधार पर मैंने प्रोग्राम को बनाया। तो मैंने बेसिकली क्या क्या कोड किया है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया कि 5 वेरिएबल लिया जिसमें चॉइस, ए, बी, स्क्वायर और यस को
इस तरह से हमने 5 वेरिएबल लिया, फिर क्लियर स्क्रीन किया, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन के बाद हमने वो सारे मेनूज़ बनाए, ठीक है, वो सारे मेनूज़ बनाए जो हमको आवश्यकता थी। तो अब यहाँ पर देखिए प्रिंटफ के माध्यम से हमने 4 अलग अलग नंबरिंग करके एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया। इसके बाद यूज़र को हमने मैसेज दिया कि इंटर योर चॉइस। यहाँ पर यूज़र के द्वारा हमने मैसेज दे दिया इस प्रिंटफ के द्वारा इंटर योर चॉइस, और वो चॉइस नाम के वेरिएबल में उसकी चॉइस चली जाएगी। अब हमने लिखा स्विच, और स्विच के अंदर कीवर्ड के अंदर पैरेंथेसिस में लिखा चॉइस नाम का वेरिएबल, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल चॉइस लिखा है, जिसके अंदर वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ही केस हमारे बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 4 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स दिया, और उन चारों चॉइस में से हम लोग कोई एक चॉइस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब चॉइस के अंदर जो भी 1, 2, 3, 4 में से हमने क्या केस 1 बनाया, केस 1 हमारा तब सिलेक्ट होगा जब चॉइस की वैल्यू 1 होगी, और केस 1 तब होगा जब यूज़र की चॉइस होगी कि वो वैल्यू को इंटर करके, यानी वह 2 नंबर को ऐड कराना चाहता है। तो इसमें हमने एक क्या लिखा, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, जिसके द्वारा वो क्या करेगा, वो सीधा वैल्यू को 2 नंबर्स को इंटर कराएगा, और स्कैनियफ के माध्यम से वो 2 नंबर ए और बी में चला जाएगा, ठीक है। और फिर वह सम होकर वह क्या करेगा, वह 2 नंबर्स हमारे सम हो जाएंगे, और सम होकर वो उसकी वैल्यू यस में स्टोर हो जाएगी, और फिर लास्ट में हम यस को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, ताकि ये हमारा कंट्रोल इस चॉइस के बाद हमारे स्विच से जो है बाहर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र ने चॉइस सेलेक्ट की है 2, ठीक है, अगर यूज़र ने क्या किया है, चॉइस सेलेक्ट किया है 2, ठीक है, तो वो ऑड इवन का प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर हमसे कह रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ऑड इवन का कोड इस केस 2 के अंदर ऑड इवन के प्रोग्राम को लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया कि इसके अंदर हमने इंटर नंबर, और वो नंबर हमारा ए में चला गया, और इफ़ यहाँ पर एक कंडीशन लगी कि अगर ये 2 से डिवाइड होकर उसका आंसर 0 आता है तो इवन नंबर है, नहीं तो वो ऑड नंबर है, और फिर यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड्स का यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो अब केस 3, तो अब केस 3 में अगर यूज़र 3 इंटर करता है, ठीक है, तो उस नंबर का हम यूज़र अगर वो 3 इंटर करता है, जिसका मतलब वो किसी एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट कराना चाहता है, तो हमने यहाँ पर प्रिंटफ में लिखा, सबसे पहले वो नंबर इनपुट किया और स्क्वायर को कैलकुलेट किया, और उस प्रिंटफ के माध्यम से स्क्वायर को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, और उसके बाद हम ब्रेक कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज़ करें। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम अगर ब्रेक कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करते तो वो हमारा स्क्वायर के साथ साथ इनवैलिड वो चॉइस को भी प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो और उसके बाद अगर यूज़र 4 इंटर करता, चौथी चॉइस लेता, और वो चौथी चॉइस जब इंटर करता जब यूज़र चाहता कि वो इस प्रोग्राम से बाहर आ जाए, तो वो हमारा एग्ज़िट एक कीवर्ड है जिसके थ्रू यूज़र्स हमारा इस प्रोग्राम से बाहर आएगा। अगर यूज़र हमारा
5 इंटर कर देता, मीन्स कि उस चॉइस उसकी हो जाती 5, ठीक है। तो वो क्या करता, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देता। अब ये प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया और कोई इस प्रोग्राम में कोई पाँचवा केस नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम में कोई पाँचवा केस नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है और इसमें कोई पाँचवा केस नहीं है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक डिफ़ॉल्ट केस हमने यहाँ पर लिख दिया है और उसमें ये लिखा है कि अगर आपने वैल्यू इन चारों केस के अलावा कोई दूसरी दी दी तो ये हम बोल देंगे कि आपने इनवैलिड चॉइस यहाँ पर दिया हुआ है और गेट ch के साथ हमने इस प्रोग्राम को क्लोज करा दिया है और ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है। अब आप पूरा प्रोग्राम देखिए, इस तरह से हमारा आउटपुट जो है आना चाहिए। और तो अगर हम इस प्रोग्राम को एक बार रन कराएं, आप देखिए ये आ रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम आना चाहिए कि सेलेक्ट 1 फॉर एडिशन, सेलेक्ट 2 टू चेक ऑड इवन नंबर, सेलेक्ट 3 टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड सेलेक्ट 4 फॉर एक्सिस्ट। और उसके बाद सीधा फिर इंटर ए नंबर, और मान लीजिए मैंने नंबर इंटर कर दिया क्या 5, और मैंने इंटर कर दिया 5। तो बच्चों आपको यहाँ पर देखना है कि आपने अपने प्रोग्राम में 5 केस बनाया ही नहीं है और आपने उस यूज़र को केवल 4 मेनू दिया है, उसी में से एक मेनू को सेलेक्ट करना है, इसलिए उसने कह दिया कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब इसको अगर हम दोबारा रन कराएं तो, और हमने यहाँ पर इंटर कर दिया 1, तो देखिए कह रहा है इंटर टू नंबर, हमने किया 10 और 20 और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर दिया सम इज 30। और उसी तरह से अगर हम फिर से रन कराएं और हम चाहते हैं कि 2 नंबर को ऑड इवन, यहाँ पे हमने इंटर कर दिया चॉइस 2 और हमने इंटर कर दिया 6, तो यहाँ पर ये प्रिंट कराया इवन नंबर। और फिर अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं और हमने लिख दिया इंटर योर चॉइस, ये पूछ रहा और हमने चॉइस इंटर किया 3, और उसके बाद ये कह रहा है इंटर नंबर, और नंबर हमने इंटर करा दिया 5, तो 5 का स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। और फिर इस प्रोग्राम को हमने रन कराया और पूछा इंटर योर चॉइस, हम चाहते हैं प्रोग्राम से बाहर आ जाएं, और इंटर किया 4 और ये हमारा प्रोग्राम से बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्ज़िट का यूज़ हम मेनू ड्राइव प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो बच्चों एग्ज़िट का यूज़ अभी इसमें नहीं है कि हम इसका कोई यूज़ अभी इस सिंपल मेनू ड्राइव प्रोग्राम में नहीं है। जब हम इस मेनू ड्राइव प्रोग्राम को लूप के थ्रू करेंगे तब एग्ज़िट का रोल वहाँ पे, एग्ज़िट कीवर्ड का रोल वहाँ पर अच्छी तरह से होगा। तो बच्चों आपको स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है समझ में आ गया होगा। और अब आप देखिए कि एक PDF के रूप में एक हमारा एग्जाम्पल है जो हमने C एडिटर पर आप लोगों को प्रोग्रामिंग करके दिखाया, ठीक है। तो और इस तरह से हम लोग अपने स्विच केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच केस के थ्रू हम लोगों ने देखा कि सिंपल कोडिंग कैसे कर सकते हैं, हम मेनू ड्राइव प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इसी चौथे लेक्चर के साथ हमारा ये डिसीज़न मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट फिनिश हुआ। आप लोग डिसीज़न मेकिंग इंस्ट्रक्शंस के सारे वीडियोस को पढ़िए, देखिए, प्रोग्रामिंग करिए और प्रोग्रामिंग के साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि आगे आने वाली यूनिट्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो लूप देखेंगे। लूप थोड़ा सा इससे टफ है, इसलिए मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से ही रीडिंग करिए। थैंक यू।